जब बात करते हैं सेहत की तो दिमाग में बहुत चीज़ें सामने आती हैं। रमज़ान है, रमज़ान में हम लोग अपनी डाइट को थोड़ा सा ख़राब इसलिए कर देते हैं कि हम बहुत ज़्यादा फ्राइड आइटम्स जो हैं वो खाते हैं और उसके बगैर हमारे जो कहते हैं ना कि इफ्तार का टेबल सजता ही नहीं है, खुशबू नहीं आती, जायका नहीं आता, आँखों को देखने में कहते हैं ना कि चस नहीं आती। तो वो हमें सोचा कि आज हम थोड़ी सी हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं। हेल्थ बहुत ज़रूरी है, आखिरी आयाम रह गए हैं, ईद पे प्लीज़ बीमार ना होइएगा, अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल यहीं कर लें, क्योंकि अगर ईद ख़राब होगी तो ना कपड़े पहनने का मज़ा आएगा, ना मिलने का मज़ा आएगा, ना कहते हैं ना कि ईदी लेने का मज़ा आएगा, ना ईदी देने का मज़ा आएगा। तो आज हमने सोचा कि हम बात करते हैं ईटिंग हैबिट्स पे। अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स कौन सी होती है, मेटाबॉलिज्म कैसे बेहतर हो सकता है, मीठे भारी खाने मशरूबात को अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दें और अब नेचुरल नॉर्मल डाइट पे या बैक टू नेचर पे आएँ। तो डॉक्टर हफ्सा नसीर जो है हमारे साथ हैं और आपको पता है स्पेशली फैसलाबाद से आती हैं, अपनी टिप्स देती हैं और बहुत सी हमें बातें बताती हैं। तो आज हमारे शो में हिस्सा है हमारा, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वैसे जो इन्होंने बातें की ना उस पे आना बहुत मुश्किल है कि नेचुरल डाइट पे आएँ, और क्योंकि जितना हमारे आसपास जंक फूड है, उसके अलावा फिर ऑयली चीज़ें हैं, कितना मुश्किल है और कैसे अपनी रूटीन को इन चीज़ों की तरफ लेके आया जा सकता है। अच्छा, सबसे पहले तो रमज़ान के हवाले से जैसे आप बात कर रहे थे, तो मैं इवन बीइंग न्यूट्रिशनिस्ट थोड़ा सा इसमें कंट्रोवर्शियल ख्यालात रखती हूँ कि रमज़ान में खा लें, कोई बात नहीं, अगर फ्राइड भी है खा ले, क्योंकि रोजा ऐसा इस तरह की इबादत है कि वो आपकी बॉडी को क्लीन कर देता है। अच्छा, ये पहली डॉक्टर नहीं, जो ये कह रही है, वरना सबने जो है ना समोसे पकोड़े पे तो हमने रोजा रखा क्यों, हमें गुनाह मिलेगा खा के। नहीं, हमने रोजा रखा इसलिए कि हमें रोजा तो तकवा सिखा रहा था, डिसिप्लिन सिखा रहा था। लेकिन सॉरी टू से बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, उन्होंने रमजान को क्या एक वेट लॉस चैलेंज बना के रख दिया। तो ये मेरे ख्याल से ठीक नहीं था। रमजान जो है वो आपको सिखाता ही डिसिप्लिन है, एतदाल, तकवा, सेहत। और अगर आपने सारा दिन रोजा रखा है, उसके बाद जब दस्तरखान आपके सामने आता है तो वो आपके लिए एक इनाम महसूस होता है ना, खाना पीना। तो मैं खुद बहुत ज़्यादा वेट कॉन्शियस हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा लूज़ भी किया है वज़न, और मैं हेल्दी लाइफ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हूँ और आम रूटीन में मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा हेल्दी लाइफस्टाइल अडैप्ट करते हैं। लेकिन अगर रमज़ान में आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे खा भी लेते हैं तो वो रोज़ा ऐसा इस तरह की इबादत है कि वो आपकी बॉडी को ऐसा इतना ज़्यादा क्लीन कर रहा होता है, तो मेरा ख्याल है कि उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ रमज़ान में जैसे हमारी बॉडी एक प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन कर रही होती है ना, जैसे हमने सहरी में खाया, अभी मैं पहले हिना से पूछ रही थी आपने सहरी में क्या खाया, तो आपने कहा मैंने तो मिल्क शेक पिया, तो बहुत अच्छी सहरी है, आपने उसको बैलेंस करके लिया। और उसके बाद हमने इफ्तार में खाना है। लेकिन ये होता है कि अब जैसे ही ईद आनी है, जितने पोली क्लिनिक्स हैं, जितने हमारे क्या उसे कहते हैं नीम हकीम खतरा जान, जितने इस तरह के हमारे क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, आप यकीन करें इतना रश होगा शाम को क्लिनिक्स पे, सिर्फ इस वजह से कि रमजान में एक जो इतनी अच्छी रूटीन बनी हुई थी, बेशक आप अनहेल्दी भी खा रहे थे, बेशक आप शरबत भी पी रहे थे, मीठे भी खा रहे थे, आपकी फास्टिंग विंडो होती थी। हाँ, तो उसमें हमारी बॉडी ऑटोमेटिक पे चली जाती है, हमारी बॉडी जो है वो ग्लूकोज को बर्न करती है, उसके बाद हमारा कीटोसिस का प्रॉपर प्रोसेस चलता है। लेकिन उसको जब आपने उससे निकलना है, एकदम से ईद वाले दिन खाना है, उसमें सबसे पहले मैदा खराब होना है बहुत बुरे तरीके से, और शाम को अक्सर बच्चे बड़े वॉमिट कर रहे होते हैं। अभी कल मैं ग्रोसरी करने गई हूँ तो मैंने देखा वहां पे कोल्ड ड्रिंक्स थी नहीं उस सेक्शन में जो है, जहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स लोगों ने अभी से लेके जो है वो स्टोर करना शुरू कर दी। वो बहुत ज्यादा नुकसान दे रहा है, क्योंकि सुबह सुबह पार्टी शुरू हो जाएंगी। अभी आप सहरी में खा रहे हैं, उस दिन आपने ना सहरी करनी है, उठना है, सुबह को मीठा खाना है, और उसके बाद पता नहीं क्यों हमारी जो है फेस्टिवल या हमारे यहाँ क्यों खाना पीना ही सब कुछ समझा जाता है। मैं इस चीज से अब थोड़ा इख्तिलाफ बाकी और भी बहुत कुछ है, आप हेल्दी लाइफ को अडेप्ट कर सकते हैं, एकदम से नहीं, हाँ आहिस्ता आहिस्ता आप जो है अपनी ये वाली हैबिट्स जो है वो अडेप्ट कर सकते हैं। ईद वाले दिन भी कोशिश करें कि जो एतदाल है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हमारा जो इस्लाम है वो सेहत है। आप देखें हमारा है कि सुबह को उठे तो थोड़ा सा मीठा खाएं और उसके बाद जो है वो आप ईद की नमाज अदा करने जाएं। वो मीठा इसीलिए रखा हुआ है कि आपने शाम को इफ्तारी और सहरी की आपकी रूटीन होती है, सुबह को आप चंद चम्मच जो मीठा खा के जाएंगे उसमें आपकी बॉडी में इंसुलिन की रेजिस्टेंस नहीं होगी, आपके शुगर लेवल मेंटेन होंगे और आपकी बॉडी में जो है वो एकदम से इंसुलिन स्पाइक नहीं होगा और आपका स्टमक डिस्टर्ब नहीं होगा।
तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आपने मील मैनेजमेंट भी दिन में करनी है, तो थोड़ा थोड़ा करके खाना है, वो बहुत स्लीप ज्यादा। आपकी रूटीन जो है वो खराब होती है, स्लीप रूटीन से भी आपकी एनर्जीज लो हो जाती है और आप कंजम्पशन ज्यादा करते हो फूड इनटेक। ऐसे ही है, ऐसे ही है, क्योंकि आपकी स्लीप साइकिल पूरी नहीं है, योर बॉडी नीड्स एन एनर्जी एंड इट कैस्ट ऑन द फूड। सबसे ज्यादा जेनजीज की रूटीन खराब है। जब हम होते थे हमारे पेरेंट्स हमें उठाते थे सहरी के टाइम, और आजकल इतनी ज्यादा स्लीप डिस्टर्बेंस है, बच्चे तो सोते ही नहीं है, बच्चे सोते ही नहीं है, या रात को 2-3 बजे खा लेते हैं और उसके बाद जो है वो सो जाते हैं, 2-3 बजे खाने के बाद सो जाते हैं और प्रॉपर सहरी नहीं करते। और उसकी वजह से वो जो पूरा का पूरा स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हुआ है, उसकी वजह से ईद वाले दिन जब सारी की सारी स्लीप उलट होनी है, तो वहां पे जो है एकदम से मेटाबॉलिज्म भी डिस्टर्ब होना है और उसके साथ साथ हार्मोन एक्सपोजर भी आपका डिस्टर्ब होगा, आपकी बॉडी भी डिफरेंट मोड में जाएगी। तो वहां पे भी आपने थोड़ा सा अपने पैटर्न का ख्याल रखना है कि जब भी आपने स्लीपिंग पैटर्न को मेंटेन करना है, क्योंकि अभी आप जिन आवर्स में सो रहे होते हैं फिर आपने उन आवर्स में खाना शुरू कर देना है, तो आपकी बॉडी अपना मेटाबॉलिज्म भी चेंज करेगी, इसके साथ साथ अपना हार्मोन एक्सपोजर भी जो है वो इसको चेंज करेगी। तो इस चीज का आपने बहुत अच्छा, फिर ये भी बताइएगा कि हमें फिर जिस तरह आपने बताया कि रमज़ान के बाद एक 180 पे शिफ्ट आता है, हमारी खाने पीने की टाइमिंग्स चेंज हो जाती हैं, और उसके बाद जिस तरह हिना ने कहा कि एक विंडो होती है फास्टिंग की, वो भी नहीं रहती है, फिर दावतें शुरू होती हैं, तो किस तरीके से अपने डाइट को प्लान किया जाए है? उसमें यही कि एतदाल बहुत ज्यादा जरूरी, जैसे मैंने कहा है कि आपने डिसिप्लिन को मेंटेन करना है। देखिए, अगर 30 दिन का रोजे, मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला को यही लगा था कि ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा अच्छे और इतने ही बनने थे और इतने ही रहने थे। इसके बाद जिस दिन आपने ईद वाले दिन ख्याल रखना है कि आपने सुबह जब मीठा खाया है उसके बाद 2 से 3 घंटे का आपने वक्फा देना है, फौरन से ऊपर से नहीं खाना। हमारा ये है ना कि एक जगह नाश्ता किया, दूसरी जगह चले गए, तो आप मील मैनेजमेंट का थोड़ा सा ख्याल रखें कि 2-2, 3-3 घंटे के बाद खाएं। अगर आप मॉर्निंग में खा रहे हैं, उसके बाद 10-11 बजे हल्का फुल्का स्नैक करें और उसके बाद लंच जो है वो प्रॉपर खा ले, और उसके बाद इवनिंग में भी जो है वो स्नैक रखें और डिनर को थोड़ा सा लाइट अच्छा, ये तो आप नहीं खाएं, लेकिन खाएं क्या, ये जरा बता दें। वो तो फिर दावतें है ना, जहाँ जो बना हुआ है कोशिश करें कि जैसे कार्बोहाइड्रेट है, रोटी है, राइस है, या बहुत ज्यादा कोई कढ़ाइयाँ वगैरह खा रहे हैं, पोटैटोज खा रहे हैं, वो आप दोपहर के मील में उसको शिफ्ट कर लें, कि आपने जो दावतें रखनी है उसको दोपहर के मील में अपने लंच में शिफ्ट कर लें, और उसको भी थोड़ा मॉडरेशन के साथ खाएं। जो रात का मील है वो थोड़ा सा लाइट रखें, क्योंकि फास्टिंग में हम पूरा दिन की जो एक विंडो चल रही है, बॉडी की टोसिस पे है, हमने पूरा दिन भूखे रहे हैं और उसके बाद शाम को जाके खाया है। लेकिन ईद वाले दिन ऐसा नहीं होगा, आपने मॉर्निंग में भी खाया होगा, आपकी बॉडी में इंसुलिन का स्पाइक होगा, तो उसके बाद आप लंच जो है वो प्रॉपर कर सकते हैं। अगर आप लंच करने के बाद डिनर भी इतना ज्यादा खाएंगे, डिनर में कोशिश करें कि अगर आप कोई बारबेक्यू वगैरह कर रहे हैं तो उसमें प्रोटीन का इंटेक आप कर सकते हैं, डिनर को थोड़ा सा लाइट रखें। अच्छा, कुछ लोग मंचिंग बहुत ज्यादा करते हैं, जैसे अब ये हिना भी है, ये भी खाने के बाद हल्का फुल्का इनका चलता रहता है मंचिंग। बिल्कुल, मैं मंचिंग करती हूँ, लेकिन ये एक ही बार सारा कुछ बैठ के खा लेते हैं, तो मैं थोड़ा खा लेती हूँ। नहीं, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट ये बताइएगा कि वो लोग जो खाने के बाद मंचिंग का वजाहत, इसको बिंज मंचिंग कहते हैं, बिंज मंचिंग। लेकिन यही मैं पूछ रहा हूँ, ये सही है मंचिंग के नाम पे इतना कुछ? नहीं, वो भी पूरा एक मील जितना ही होता है तकरीबन। अच्छा, मैंने वैसे नहीं, हिना ने तो बहुत वेट लूज किया है, मैंने देखा है, बड़ा अच्छा मेंटेन किया हुआ है माशाल्लाह से। लेकिन ये कि मंचिंग में आप अपनी आदत बनाएं, आपके बच्चों को भी अगर मंचिंग की आदत है तो उसमें आप हेल्दी स्नैक्स की तरफ जा सकते हैं, फ्रूट्स कट करके खा सकते हैं दिन, मतलब अगर आप एक एप्पल कट करके रख रहे हैं, आपको मंचिंग की आदत है, आपके 2 to 3 आवर्स गुजर जाएंगे। इसी तरह नट्स की मंचिंग करना एक बहुत हेल्दी हैबिट्स है, कि आप हैंडफुल ऑफ एक मुट्ठी नट्स की लें, वो आहिस्ता आहिस्ता खा लें, वो आपकी बहुत अच्छी मंचिंग की रूटीन है। तीसरा, ये फीमेल्स के लिए स्पेशली जिनको हार्मोन्स की प्रॉब्लम है, जिनके बाल गिरते हैं, जिनकी स्किन खराब है, जिनको पीसीओएस है, तो उनके लिए फूल मखाने जिसे हम कहते हैं, देसी फूल मखाने मिलते हैं, वो देसी घी में रोस्ट करके रखें अपने घर, वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी मंचिंग करें। अच्छा। वो हेल्दी प्रोटीन्स है, उसके अंदर बहुत अच्छा फाइबर है, वो आपके लिए बहुत अच्छा सोर्स है। उसके बाद फ्लैक्स सीड जिसे हम अलसी कहते हैं, अलसी के बीज आपके लिए बहुत अच्छी मंचिंग है, आप उसकी रूटीन बनाना शुरू कर दें। वो शुरू में आपको टेस्ट खराब लगता है, आहिस्ता आहिस्ता आपका टेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है, तो आप हेल्दी मंचिंग की तरफ जा सकते हैं। हार्ट बर्न बहुत ज्यादा होता है, आप जब भी फ्राइड चीजें खाते हैं, मैंने आपसे पहले भी जो हमारे पास न्यूट्रिशनिस्ट आए उनसे पूछा है, इसका क्या हल है? लाइक इफ यू हैव अ वेरी मच हार्ट बर्न और आपसे फिर ना कुछ खाया जाता है, दिल आपका अजीब सा हो रहा होता है, क्या रेमेडी है इसमें? सबसे पहले, क्योंकि हार्ट बर्न आपका बहुत ज़्यादा एसिड प्रोडक्शन हो रही होती है, और हमारे यहाँ मेडिकली जो सबसे बड़ी मिस्टेक की जाती है
जैसे ही किसी पेशेंट को हार्ट बर्न हुआ उसको पीपीआईज मेडिसिन दे दी जाती हैं, स्पेसिफिक ग्रुप मेडिसिन का होता है जिसमें एसिड की सिक्रीशंस कम हो जाती हैं और वो पेशेंट जो वो वाली दवाइयां खाते हैं उसके बाद बेचारों का इतना पेट डिस्टर्ब होता है, वो उनको बिल्कुल भूख ही नहीं लग रही होती, भूख बंद हो जाती है। इसके लिए बहुत नेचुरल और इफेक्टिव रेमेडी बताने लगी हूँ। अगर आप ये सुन रहे हैं, आप इसके बाद मुझे दुआएं देंगे। आपने सुबह उठ के रात को 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच पुदीना जो आपका घर का है आपने सोक करके रख देना है किसी पानी में। सुबह इसको ग्राइंड करके एम्प्टी स्टमक पी लेना है और दिन में 1 दफा पी लेना। आपको जितना भी हार्ट बर्न है, आपको जितनी भी डाइजेशन की प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएगी। और अगर आपको बर्प जैसे डकार बहुत ज्यादा साथ आ रहे हैं खट्टे आ रहे हैं हाँ, उसमें आपने 1/2 टीस्पून लेमन जूस ऐड कर लेना है। आपको पता है लेमन अगर हम बाहर रखते हैं तो वो एसिडिक होता है, जब हमारे स्टमक में जाता है तो उसका इफेक्ट अल्कलाइन हो जाता है ऑटोमेटिकली, वो एसिड की सिक्रेशन को कम करता है। तो ये आपके लिए बहुत इफेक्टिव रेमेडी, आप सुबह शाम पीना स्टार्ट करें, आपका हार्ट बर्न ठीक हो जाएगा। दूसरा, जो हार्ट बर्न के पेशेंट है वो ख्याल रखें कि खाना खाने से पहले 1 से 2 ग्लास पानी का इस्तेमाल करना शुरू कर दें और खाना खाने से पहले फल खाएं, उनके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। अगर खाना खाने से पहले फल खाते हैं उसमें एक स्पेसिफिक फाइबर की मिकदार होती है जो आपके स्टमक में जेल बना लेता है और आपके स्टमक को प्रोटेक्ट करता है, जिससे आपको इंशाल्लाह ताला हार्ट बर्न। मैनुअल एक्सरसाइज को अपनी रूटीन बनाएं, उसमें आप कोई भी एक्सरसाइज अपने पेट की करना चाहते हैं, थोड़ी वेट ट्रेनिंग करना चाहते हैं और 20 मिनट की कार्डियो को जो है वो रूटीन बनाएं।